सीपी राधाकृष्णन देश के नए उपराष्ट्रपति। भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व वाले एनडीए के उम्मीदवार सीपी राधाकृष्णन चंद्रपुरम पोन्नुसामी राधाकृष्णन देश के नए उपराष्ट्रपति सितंबर 2025 में निर्वाचित हुए हैं। पूर्व उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ के गत अगस्त माह में इस पद से त्यागपत्र के चलते इस पद हेतु नया चुनाव आयोग द्वारा कराया गया था। इस चुनाव के लिए 9 सितंबर को संसद भवन में कराए गए मतदान में संयुक्त विपक्ष के उम्मीदवार बी सुदर्शन रेड्डी को 152 मतों के बड़े अंतर से हराकर सीपी राधाकृष्णन 5 वर्ष के कार्यकाल के लिए नए उपराष्ट्रपति 9 सितंबर को निर्वाचित हुए। देश में उपराष्ट्रपति पद के चुनाव के लिए निर्वाचक मंडल में कुल 788 सदस्य होते हैं। इसमें 12 मनोनीत सदस्य सहित 245 सदस्य राज्यसभा से। इसके अलावा देखें तो वो 543 लोकसभा से हैं। राज्यसभा में 6 व लोकसभा में 1 सीट सहित कुल 7 सीटें रिक्त होने के कारण वर्तमान में वैध मतदाताओं की संख्या 781 थी। इसमें से 767 मतदाताओं यानी कि 98.2% ने अपने मताधिकार का प्रयोग कर इस चुनाव में किया है, जिनमें 15 मत अवैध पाए गए हैं। निर्वाचन अधिकारी पीसी मोदी राज्यसभा के महासचिव के अनुसार 752 वैध मतों में से 452 मत एनडीए उम्मीदवार के खाते में गए, जबकि विपक्षी उम्मीदवार बी सुदर्शन रेड्डी को 300 मत ही मिले। बीजू जनता दल, भारतीय राष्ट्र समिति व अकाली दल ने इस चुनाव में तटस्थ रहने की घोषणा पहले ही कर दी थी। तदनुरूप इनके 14 सांसदों ने मतदान में भाग नहीं लिया था। ठीक है। विपक्षी गठबंधन INDIA ब्लॉक के सदस्यों की संख्या 324 देखते हुए यह स्पष्ट है कि एनडीए उम्मीदवार के पक्ष में क्रॉस वोटिंग भी हुई। इस प्रकार 300 मतों के अंतर से सीपी राधाकृष्णन देश के 15वें उपराष्ट्रपति निर्वाचित हुए हैं। उपराष्ट्रपति पद के लिए यह 17वां चुनाव था, किंतु सर्वपल्ली राधाकृष्णन व हामिद अंसारी के 2 कार्यकाल तक उपराष्ट्रपति रहने के कारण इस पद को सुशोभित करने वाले वह 15वें व्यक्ति हैं। इसके साथ ही राज्यसभा के सभापति भी वह रहेंगे। उपराष्ट्रपति के रूप में निर्वाचन के पश्चात राष्ट्रपति श्री द्रौपदी मुर्मू ने 15 सितंबर को राष्ट्रपति भवन में एक समारोह में उन्हें इस पद की शपथ दिलाई। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी व कैबिनेट के अनेक वरिष्ठ सदस्य, मुख्य न्यायाधीश जस्टिस BR गवई, पूर्व उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ व कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे सहित अनेक प्रमुख नेता शपथ ग्रहण समारोह में उपस्थित थे। शपथ ग्रहण करने के पश्चात उपराष्ट्रपति व राज्यसभा सभापति श्री राधाकृष्णन ने राजघाट जाकर महात्मा गांधी को श्रद्धांजलि अर्पित की। सदैव अटल में पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी दीनदयाल उपाध्याय मार्ग पर स्थित स्मारक पर पंडित दीनदयाल उपाध्याय तथा किसान घाट पर पूर्व प्रधानमंत्री चौधरी चरण सिंह को भी श्रद्धांजलि उन्होंने अर्पित की। तो ये आप एक सूची है जो आप देख सकते हैं। ठीक है। ये उपराष्ट्रपति चुनाव में हम देखें तो भारत के उपराष्ट्रपति चुनाव के निर्वाचक मंडल में संसद के दोनों सदनों के सदस्य होते हैं। ठीक है। चुनाव में विजेता और मुख्य प्रतिद्वंदी को मिले मत, ये देखिए यहाँ पर जो चुनाव हुआ था इससे पहले जगदीप धनखड़ उनको 528 मत मिले थे और मार्गरेट अल्वा 182। सीपी राधाकृष्णन को जैसे इस बार 452 मत मिला और बी सुदर्शन रेड्डी को 300 मत, और इस प्रकार से एक सूची दी गई है, आप देख सकते हैं। ठीक है। इस तरह से भारत के अब तक जो उपराष्ट्रपति रहे हैं उसमें डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन, डॉक्टर जाकिर हुसैन, वराह वेंकटगिरी, गोपाल स्वरूप पाठक, BD जत्ती, M हिदायतुल्ला, R वेंकटरमन, शंकर दयाल शर्मा, श्री KR नारायणन, श्री कृष्णकांत, भैरव सिंह शेखावत, मोहम्मद हामिद अंसारी, M वेंकैया नायडू, जगदीप धनखड़ और अब सीपी राधाकृष्णन। इसके अलावा देखें तो नए चुने गए उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन इस निर्वाचन से पूर्व 31 जुलाई 2024 से महाराष्ट्र के राज्यपाल के रूप में कार्यरत थे। उपराष्ट्रपति पद की शपथ लेने से पूर्व उन्होंने इस पद से त्यागपत्र दिया था। उससे पूर्व झारखंड के राज्यपाल वह रहे थे। 4 मई 1957 को तमिलनाडु में तिरुपुर में जन्मे राधाकृष्णन ने बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन में स्नातक की उपाधि प्राप्त की। विद्यार्थी जीवन में उत्साही खिलाड़ी भी रहे। राधाकृष्णन कॉलेज स्तर पर टेबल टेनिस के चैंपियन व लंबी दूरी के धावक भी रहे। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ में स्वयं सेवक के रूप में शुरुआत कर 1974 में भारतीय जनसंघ की राज्य कार्यकारिणी के सदस्य तथा 1996 में राज्य भाजपा के सचिव वह बनाए गए। बाद में 2004 से लेकर 7 के दौरान तमिलनाडु भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष रहे। इस दौरान 1998 में वह पुनः 1999 में कोयम्बटूर से लोकसभा के लिए वह निर्वाचित हुए तथा फरवरी 2023 में झारखंड का राज्यपाल उन्हें नियुक्त किया गया। बाद में जुलाई 2024 में महाराष्ट्र का राज्यपाल उन्हें बनाया गया। उपराष्ट्रपति पद की शपथ ग्रहण से पूर्व राज्यपाल पद से त्यागपत्र 11 सितंबर को उन्होंने दे दिया। ये काफ़ी महत्वपूर्ण है, इसे देखें।
टॉपिक है कि लघु उपग्रह प्रक्षेपण यान यानी SSLV के वाणिज्यिक उत्पादन हेतु HAL को प्रौद्योगिकी उपलब्ध कराएगा इसरो। छोटे एवं कम वजन के उपग्रहों के प्रक्षेपण के लिए भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन के द्वारा विकसित लघु उपग्रह प्रक्षेपण यान का व्यावसायिक स्तर पर उत्पादन सार्वजनिक क्षेत्र की रक्षा उत्पादन कंपनी हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड यानी HAL के द्वारा किया जाएगा। SSLV 3 चरणों वाला रॉकेट है जिसे 500 किलोग्राम तक वजन वाले उपग्रहों को पृथ्वी के निचली कक्षा यानी कि लो अर्थ ऑर्बिट में लॉन्च करने के लिए विकसित किया गया है। इसके वाणिज्यिक उत्पादन के लिए प्रौद्योगिकी उपलब्ध कराने के लिए इंडियन नेशनल स्पेस प्रमोशन एंड ऑथोराइजेशन सेंटर इन स्पेस यानी कि अंतरिक्ष विभाग के तहत एक स्वतंत्र एजेंसी जिसका उद्देश्य गैर सरकारी संस्थाओं को अंतरिक्ष गतिविधि में भाग लेने के लिए बढ़ावा देना, सक्षम बनाकर उन्हें इसके लिए अधिकृत करना व निगरानी करना है। इसने बोलियां आमंत्रित की थी। HAL ने 511 करोड़ की सर्वोच्च बोली लगाकर यह अधिकार हासिल किए हैं। प्रौद्योगिकी हस्तांतरण के लिए इन स्पेस न्यू स्पेस इंडिया लिमिटेड, ये NSI इसरो की वाणिज्यिक इकाई है, आप जानते हैं। इसरो तथा HAL के बीच समझौते पर हस्ताक्षर बेंगलुरु में HAL के मुख्यालय में 10 सितंबर 2025 को किए। समझौते के तहत HAL द्वारा अगले 2 वर्ष में 2 प्रोटोटाइप SSLV रॉकेट के निर्माण के लिए तकनीकी मदद इसरो द्वारा उपलब्ध कराई जाएगी, जिसके पश्चात इन रॉकेटों की राष्ट्रीय व अंतर्राष्ट्रीय मांग को HAL द्वारा ही पूरा किया जाएगा। यह पहला अवसर है जब किसी वाणिज्यिक कंपनी को रॉकेट बनाने की पूरी प्रौद्योगिकी इसरो द्वारा उपलब्ध कराई जाएगी। आगे है कि तीनों सेनाओं की 10 महिला अधिकारियों का दल समुद्र प्रदक्षिणा अभियान पर रवाना। IASV त्रिवेणी के जरिए 9 माह की समुद्री यात्रा का अभियान। देश की तीनों सेनाओं की महिलाओं के एक दल ने समुद्री मार्ग से विश्व भ्रमण का एक अभियान 11 सितंबर 2025 को मुंबई के गेटवे ऑफ इंडिया से प्रारंभ किया है। तीनों सेनाओं की 10 महिला अधिकारी इस अभियान, जिसे समुद्र प्रदक्षिणा नाम दिया गया है, के तहत स्वदेश निर्मित भारतीय सेना नौकायन पोत इंडियन आर्मी सेलिंग वेसल IASV त्रिवेणी के द्वारा विश्व भ्रमण पर निकली है। अभियान में शामिल महिला चालक दल में लेफ्टिनेंट कर्नल अनुजा बरूडकर अभियान के नेता, स्क्वाड्रन लीडर श्रद्धा पी राजू, मेजर करमजीत कौर, मेजर ओमिता दलवे, कैप्टन प्राजक्ता बी निकय, कैप्टन दौली बुटोपा, लेफ्टिनेंट कमांडर प्रियंका गुसाई, विंग कमांडर विभा सिंह, स्क्वाड्रन लीडर अरूबी जयदेव व स्क्वाड्रन लीडर वैशाली भंडारी शामिल है। यह 10 महिला अधिकारी 10 फुट लंबी स्वदेश निर्मित नौकायन पोत IASV त्रिवेणी पर सवार होकर पूर्वी मार्ग पर लगभग 26,000 समुद्री मील की यात्रा अगले 9 महीने में करेगी। इस दौरान भूमध्य रेखा को ये 2 बार पार करेंगी। 3 प्रमुख केप ल्यूविन, केप हॉर्न और वह केप ऑफ गुड होप का चक्कर लगाएगी तथा सभी प्रमुख महासागरों सहित कुछ सबसे खतरनाक जल क्षेत्रों को पार करेंगी। यात्रा के दौरान 4 अंतर्राष्ट्रीय बंदरगाहों फ्रेमेंटल ऑस्ट्रेलिया, लिटिलटन न्यूजीलैंड, पोर्ट स्टैनली कनाडा व केपटाउन दक्षिण अफ्रीका का दौरा यह दल करेगा। 9 माह की यात्रा के दौरान देखें तो 9 माह की यात्रा के पश्चात मई 2026 में इस दल का मुंबई लौटने का कार्यक्रम है। विश्व के इस पहले ऐतिहासिक त्रिसेवा महिला जल यात्रा अभियान समुद्र प्रदक्षिणा को रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने वर्चुअल माध्यम से हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। ठीक है। वर्चुअल फ्लैग ऑफ के दौरान साउथ ब्लॉक में चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जनरल अनिल चौहान, थल सेना अध्यक्ष जनरल उपेंद्र द्विवेदी, नौसेना प्रमुख एडमिरल दिनेश त्रिपाठी, वायुसेना प्रमुख एयर चीफ मार्शल अमरप्रीत सिंह भी रक्षा मंत्री के साथ ही थे। मुंबई में गेटवे ऑफ इंडिया पर अनेक वरिष्ठ सैन्य अधिकारी दल की विदाई के समय उपस्थित रहे। समुद्र प्रदक्षिणा दल को समुद्री यात्रा के लिए वर्चुअल फ्लैग ऑफ के दौरान अपने संबोधन में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने हाल ही में नौसेना के 2 अधिकारियों लेफ्टिनेंट कमांडर दिलना के और लेफ्टिनेंट कमांडर रूपा ए द्वारा प्राप्त की गई ऐतिहासिक उपलब्धि का भी स्मरण किया, जिसके तहत नौसेना की इन 2 अधिकारियों ने एक अन्य स्वदेश निर्मित नौसैनिक नौकायन पोत यानी कि INSV तारणी के जरिए 2 अक्टूबर 2024 से लेकर 29 मई 2025 के दौरान नाविका सागर परिक्रमा अभियान के तहत समुद्री रास्ते से पृथ्वी का चक्कर लगाया था। प्राचीन पांडुलिपियों में बिखरे ज्ञान को नई पीढ़ी तक पहुंचाने के लिए ज्ञान भारतम मिशन। भारत की प्राचीन पांडुलिपियों में बिखरे ज्ञान को संरक्षित कर नई पीढ़ी तक पहुंचाने तथा आने वाली पीढ़ियों के लिए संरक्षित रखने के लिए ज्ञान भारतम मिशन का उल्लेख 2025-26 के बजट भाषण में किया गया था। इसका औपचारिक शुभारंभ सरकार ने सितंबर 2025 में किया है। इसके तहत अलग अलग क्षेत्रों से जुड़ी देश की 1 करोड़ से अधिक पांडुलिपियों को संरक्षित एवं डिजिटाइज कर
विभिन्न भारतीय भाषाओं में लोगों तक पहुंचाया जाएगा। संग्रहालयों के साथ साथ ऐसे मठों, मंदिरों एवं जगहों को भी इस मिशन के तहत खंगाला जाएगा जहां ऐसी प्राचीन पांडुलिपियां प्राप्त होने की संभावना होगी। इस संदर्भ में ज्ञान भारतम पर एक अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन का आयोजन संस्कृति मंत्रालय नई दिल्ली के विज्ञान भवन में 11 से लेकर 13 सितंबर को किया गया। पांडुलिपि विरासत के माध्यम से भारत के ज्ञान धरोहर की पुनः प्राप्ति, ठीक है, रिक्लेमिंग इंडियाज नॉलेज लिगेसी थ्रू मैन्युस्क्रिप्ट हेरिटेज विषय पर केंद्रित इस सम्मेलन को प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने 12 सितंबर को संबोधित किया। इस अवसर पर ज्ञान भारतम पोर्टल का शुभारंभ भी उन्होंने किया। मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना का शुभारंभ। बिहार में महिलाओं को अपनी पसंद का कोई रोजगार करने के लिए प्रोत्साहित करने के लिए एक नई मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना की घोषणा मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने 29 अगस्त 2025 को की थी। इसका औपचारिक शुभारंभ प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने 26 सितंबर को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए किया। इस योजना के तहत राज्य के प्रत्येक परिवार की स्वयं सहायता समूह से जुड़ी प्रत्येक महिला को रोजगार प्रारंभ करने के लिए पहली किस्त के रूप में 10,000 की राशि प्रदान की जानी है। हर वर्ग एवं जाति की महिलाएं इसके लिए आवेदन कर सकती है। सरकार का मानना है कि 10,000 से लेकर महिलाएं अपना रोजगार शुरू करेंगी तथा जो महिलाएं इस राशि से रोजगार शुरू करेंगी उनका 6 महीने के बाद फिर से आकलन किया जाएगा। फिर 2 लाख तक की अतिरिक्त राशि ज़रूरत के अनुसार उन्हें और दी जाएगी। योजना के शुभारंभ के साथ ही 75 लाख महिलाओं के खातों में 10-10 हज़ार की राशि भेजी जाएगी। नेपाल में जेन-जेड आंदोलन के चलते केपी शर्मा ओली सरकार का तख्ता पलट। पूर्व मुख्य न्यायाधीश सुशीला कार्की नई अंतरिम प्रधानमंत्री। नए चुनाव 5 मार्च को कराने की घोषणा। नेपाल में केपी शर्मा के नेतृत्व वाली सरकार द्वारा सितंबर 2025 में सोशल मीडिया फेसबुक, इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप, यूट्यूब, स्नैपचैट व मैसेंजर आदि पर प्रतिबंध आरोपित करने से उपजे विद्रोह, विशेषतः जेन जेड पीढ़ी के युवाओं में उपजे विद्रोह ने इतना विकराल रूप 3 दिन में ही ले लिया कि इस आंदोलन ने ओली सरकार का तख्ता ही पलट दिया। नए चुनावों तक पूर्व मुख्य न्यायाधीश 73 वर्षीय सुशीला कार्की को अंतरिम प्रधानमंत्री वहां बनाया गया, ठीक है। ओली सरकार ने पंजीकरण न कराने के कारण फेसबुक, एक्स व व्हाट्सएप सहित 26 इंटरनेट मीडिया प्लेटफॉर्म पर प्रतिबंध 4 सितंबर को आरोपित किया था। नेपाल की लगभग 3 करोड़ जनसंख्या में से 90% लोग इंटरनेट का उपयोग करते हैं। विशेषतः जेन जेड पीढ़ी के युवाओं के तो जीवन की संभवतः सबसे जरूरी आवश्यकता यह है। जेन जेड पीढ़ी से तात्पर्य है लगभग 1997 से लेकर 2012 के बीच जन्मे ऐसे लोगों से है जिसकी उम्र 2025 में लगभग 13 से लेकर 28 वर्ष है। इस पीढ़ी के युवा इंटरनेट व सोशल मीडिया के साथ ही बड़े हुए हैं तथा इन्हें डिजिटल नेटिव्स भी कहा जाता है। सोशल मीडिया के विरुद्ध लगे प्रतिबंध के विरुद्ध जेन जेड बैनर तले शुरू हुए आंदोलन ने भ्रष्टाचार के विरुद्ध आंदोलन का रूप शीघ्र ही ले लिया। आंदोलन को उग्र एवं बेकाबू होते देर न लगी तथा शीघ्र ही काठमांडू के बाहर पोखरा, बुटवल, भैरवा, ठीक है, इटाहरी, दमक व भरतपुर आदि सहित अन्य शहरों में भी यह फैल गया। आंदोलनरत प्रदर्शनकारी को दबाने के लिए सेना की तैनाती की गई तथा कर्फ्यू भी आरोपित किया गया। 8 से 9 सितंबर के विरोध प्रदर्शन में 72 लोगों के मारे जाने, जिनमें 3 पुलिसकर्मी भी शामिल है, व सैकड़ों के घायल होने के समाचार है। इस बीच सरकार ने सोशल मीडिया पर प्रतिबंध को वापस लेने की घोषणा भी 8 सितंबर को देर रात की, किंतु जेन जेड बैनर तले आंदोलन, जिनमें छात्र छात्राएं अधिक थे, भीषण और उग्र हो चुका था आंदोलन, ठीक है। 9 सितंबर को प्रदर्शनकारियों ने संसद भवन, सुप्रीम कोर्ट, राष्ट्रपति व प्रधानमंत्री सहित कई मंत्रियों के आवासों में तोड़फोड़ व आगजनी की। काठमांडू के ऐतिहासिक सिंह दरबार में आग लगा दी गई। भीषण हिंसा के इस माहौल में लगभग 15,000 कैदियों के भी विभिन्न जेलों से फरार होने के समाचार है। कुछ कैदियों के फरार होकर भारत भाग आने की भी आशंका है। पूर्व प्रधानमंत्री शेर बहादुर देउवा व अनेक मंत्रियों व पूर्व मंत्रियों के आवास को भी निशाना आंदोलनकर्ताओं द्वारा बनाया गया। भीषण हिंसा के बीच कई अन्य मंत्रियों के साथ प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली ने त्यागपत्र 9 सितंबर को दे दिया। इससे गंभीर राजनीतिक संकट की स्थिति वहां उत्पन्न हो गई थी। स्थिति पर नियंत्रण करने में प्रयासरत सेना प्रमुख अशोक राज सिंगडेल ने नई अंतरिम सरकार के गठन के लिए राष्ट्रपति रामचंद्र पौडेल व प्रदर्शनकारियों के प्रतिनिधियों से वार्ताएं की। अंतरिम प्रधानमंत्री पद के लिए पूर्व मुख्य न्यायाधीश सुशीला कार्की, काठमांडू के मेयर रहे बालेंद्र शाह, जेन जेड के संयोजक सूदन गुरुंग व विद्युत बोर्ड के कार्यकारी अध्यक्ष कुल मान
घीसिंग आदि के नाम चर्चाओं में रहे। अंततः राष्ट्रपति निवास शीतल भवन में राष्ट्रपति रामचंद्र पौडेल, सेना प्रमुख अशोक राज सिगडेल, कानूनविद ओम प्रकाश आर्याल व जेन-जेड प्रतिनिधियों की 12 सितंबर को लगभग 6 घंटे तक चली बैठक में संसद भंग करने तथा 2016-17 के दौरान मुख्य न्यायाधीश रही सुशीला कार्की को अंतरिम प्रधानमंत्री बनाने पर सहमति बनी। 12 सितंबर को रात्रि 8:45 पर राष्ट्रपति रामचंद्र पौडेल ने अंतरिम पद और गोपनीयता की शपथ सुशीला कार्की को दिलाई। इसके साथ ही देश में संसद भंग कर आपातकाल घोषित कर दिया गया है तथा 5 मार्च 2026 को नए चुनाव कराने की घोषणा की गई है। अंतरिम सरकार में 3 मंत्री, वित्त बोर्ड के पूर्व सीईओ कुलमान घीसिंग, ख्याति प्राप्त वकील ओम प्रकाश आर्याल व पूर्व वित्त सचिव रमेश्वर खनाल अंतरिम प्रधानमंत्री कार्की ने 15 सितंबर को शामिल किए थे। बाद में 5 और मंत्री 22 सितंबर को उन्होंने मंत्रिपरिषद में शामिल किए। जेन-जेड का कोई प्रतिनिधि फिलहाल अंतरिम सरकार में शामिल नहीं किया गया है। नेपाल की पहली महिला मुख्य न्यायाधीश रही सुशीला कार्की ने राजनीतिक विज्ञान में स्नातकोत्तर उपाधि 1975 में बनारस हिंदू विश्वविद्यालय से प्राप्त की थी। वह अब देश की पहली महिला प्रधानमंत्री बनी है। जेन-जेड आंदोलन के दौरान मारे गए जेन-जेड प्रदर्शनकारियों के सम्मान में 17 सितंबर को राष्ट्रीय शोक दिवस अंतरिम सरकार ने घोषित किया। सभी सरकारी कार्यालय व शैक्षणिक संस्थान उस दिन बंद रखे गए तथा राष्ट्रीय ध्वज आधे झुके रहे। प्रदर्शन के दौरान मारे गए मृतकों के परिजनों को 15-15 लाख नेपाली रुपये का मुआवजा देने की घोषणा भी की गई। इसमें 10 लाख रुपये क्षतिपूर्ति और 5 लाख अन्य खर्चों के लिए होंगे। इन सभी मृतकों को बलिदानी का दर्जा सरकार ने प्रदान किया। नेपाल में अंतरिम सरकार के गठन के पश्चात स्थिति सामान्य हो रही है, किंतु 1 सप्ताह तक चले इस आंदोलन ने भारी क्षति नेपाली अर्थव्यवस्था को पहुंचाई है। त्यौहार के कारण बड़ी संख्या में लोग छुट्टियां मनाने नेपाल इन दिनों जाते हैं, किंतु तोड़फोड़ आगजनी व हिंसा के कारण जले हुए व धुएं से काले पड़े होटल व बाजार आदि अपना आकर्षण खो चुके हैं। अरबों रुपए की संपत्ति आंदोलन के कारण क्षतिग्रस्त हुई है तथा हजारों लोगों को रोजगार छीन चुके हैं। इस वर्ष जीडीपी में वृद्धि 1% से भी कम रहने का अर्थशास्त्रियों का अनुमान है। देश के नए चुनाव मार्च 2026 में कराए जाने की घोषणा अंतरिम सरकार ने की है। निर्धारित समय से 2 वर्ष पूर्व ही चुनाव कराने के लिए भी अतिरिक्त वित्तीय बोझ अर्थव्यवस्था को वहन करना पड़ेगा। भारत द्वारा फिलिस्तीन मामले में द्विराज्य समाधान का समर्थन करने वाले प्रस्ताव के पक्ष में संयुक्त राष्ट्र महासभा में मतदान। गाजा के मामले में भारत के पहले के रुख में कुछ बदलाव के संकेत गत सितंबर माह में उस समय मिला जब भारत ने संयुक्त राष्ट्र महासभा में उस प्रस्ताव के पक्ष में मतदान किया जो इजराइल और फिलिस्तीनियों के बीच शांतिपूर्ण समाधान और द्विराज्य समाधान के लिए न्यूयॉर्क घोषणा पत्र का समर्थन करता है। फ्रांस की तरफ से पेश किए गए इस प्रस्ताव को महासभा द्वारा 142-10 के भारी बहुमत से पारित किया गया। प्रस्ताव पर 12 सितंबर को हुए मतदान में भारत भी उन देशों में शामिल था जिन्होंने फिलिस्तीन के पक्ष में मतदान किया। खाड़ी के सभी अरब देशों ने इस प्रस्ताव का समर्थन किया, जबकि इजराइल, यूएसए, अर्जेंटीना, हंगरी, माइक्रोनेशिया, नाउरू, पलाऊ, पापुआ न्यू गिनी, पैराग्वे और टोंगा देशों ने इस प्रस्ताव के खिलाफ मतदान किया। 12 देशों ने मतदान में अनुपस्थिति दर्ज की। ठीक है। इंडोर्समेंट ऑफ द न्यूयॉर्क डिक्लेरेशन ऑन द पीसफुल सेटलमेंट ऑफ द क्वेश्चन ऑफ फिलिस्तीन एंड द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ द 2 स्टेट सॉल्यूशन शीर्षक से संयुक्त राष्ट्र के 17 सदस्यों द्वारा जुलाई 2025 में हस्ताक्षरित इस घोषणा पत्र में इजरायली नेतृत्व से द्विराज्य समाधान के प्रति स्पष्टता व्यक्त करने का आह्वान किया गया है। इसमें इजराइल से फिलिस्तीनियों के विरुद्ध हिंसा और उकसावे को तुरंत समाप्त करने की मांग की गई है। इसके अलावा पूर्वी जेरूसलम सहित अधिकृत फिलिस्तीनी क्षेत्र में सभी प्रकार की बस्तियों, भूमि अधिग्रहण और अधिग्रहण गतिविधियों को तुरंत रोकने और हिंसा को समाप्त करने का भी आह्वान किया गया है। ज्ञातव्य है कि हाल ही के वर्षों में मोदी सरकार इजराइल हमास संघर्ष में युद्ध विराम की मांग वाले प्रस्ताव का समर्थन करने से बचती रही है। भारत ने 3 वर्षों में 4 बार गाजा में युद्ध विराम की मांग वाले संयुक्त राष्ट्र महासभा के प्रस्ताव से खुद को अलग रखा है। महासभा द्वारा 12 सितंबर को पारित प्रस्ताव की इजराइल ने कड़ी आलोचना की है। इजरायली विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता ने कहा कि एक बार फिर यह साबित हो गया कि महासभा वास्तविकता से दूर एक राजनीतिक सर्कस है। इजरायली विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता के अनुसार इस प्रस्ताव द्वारा समर्थित घोषणा पत्र के दर्जनों खंडों में एक बार भी इस बात का जिक्र नहीं है कि हमास एक आतंकवादी संगठन है। नासा के परजीवियरेंस रोवर द्वारा मंगल ग्रह के जेजेरो क्रेटर से बायोसिग्नेचर्स के संप्रेषण का वैज्ञानिकों का अनुमान। अमेरिकी अंतरिक्ष एजेंसी नासा द्वारा मंगल ग्रह पर जीवन की खोज के लिए जुलाई 2020 में प्रक्षेपित परजीवियरेंस रोवर ने
वहाँ के जेजेरो क्रेटर पर रहते हुए वहाँ से जीवन के कुछ और संकेत प्रेषित किए हैं। परजीवेरेंस रोवर ने जेजेरो क्रेटर के ब्राइट एंजल फॉर्मेशन क्षेत्र में ऐसे रासायनिक खनिज संकेत दर्ज किए हैं जिन्हें वैज्ञानिक बायोसिग्नेचर मान रहे हैं। बायोसिग्नेचर उन भौतिक, रासायनिक या संरचनात्मक संकेतों को कहते हैं जो बताते हैं कि कभी किसी ग्रह पर जीवन की गतिविधि हुई होगी। वैज्ञानिकों के अनुसार यह संकेत यद्यपि जीवन के पक्के सबूत नहीं है, लेकिन यदि यह साक्ष्य सूक्ष्म जीवों से जुड़ा निकला तो इतिहास की बड़ी खोज साबित हो सकता है। इससे हमें यह पता लगाने में मदद मिलेगी कि पृथ्वी पर जीवन की शुरुआत कैसे हुई और क्या ब्रह्मांड में कहीं और भी जीवन है। उल्लेखनीय है कि ब्राइट एंजल फॉर्मेशन जेजेरो क्रेटर का महीन चट्टानों से भरा क्षेत्र है। ये चट्टानें अरबों वर्ष पूर्व बहते पानी से बनी थी। भारत व एप्टा देशों के बीच व्यापार एवं आर्थिक साझेदारी समझौते लागू हुए। अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के सिलसिले में भारत व यूके के साथ एक व्यापारिक, आर्थिक और व्यापारिक समझौता कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक एंड ट्रेड एग्रीमेंट सेटा पर हस्ताक्षर दोनों देशों के प्रधानमंत्रियों की उपस्थिति में लंदन में 24 जुलाई को किए गए थे, जबकि 27 देशों के यूरोपीय संघ के साथ स्वतंत्र व्यापार समझौते के लिए भारत की वार्ता लगभग अंतिम चरण में है। इनसे पूर्व 4 यूरोपीय देशों के समूह यूरोपीय मुक्त व्यापार संघ यानी यूरोपियन फ्री ट्रेड एसोसिएशन एफ्टा के साथ व्यापार एवं आर्थिक साझेदारी समझौते टेपा यानी कि ट्रेड एंड इकोनॉमिक पार्टनरशिप एग्रीमेंट टेपा पर हस्ताक्षर 10 मार्च 2024 को किए गए थे। भारत और यूरोपीय मुक्त व्यापार संघ के बीच हस्ताक्षरित यह समझौता टेपा 1 अक्टूबर 2025 से लागू हो गया है। पहली बार इस तरह के समझौते में व्यापार एवं सतत विकास पर कानूनी रूप से बाध्यकारी प्रावधान भी शामिल किए गए हैं। 4 देशों के यूरोपीय मुक्त व्यापार संघ के सदस्यों में आइसलैंड, लिechtenstein, नॉर्वे और स्विट्जरलैंड शामिल है। पहली बार भारत ने व्यापार और सतत विकास पर कानूनी रूप से बाध्यकारी प्रावधान तय किए हैं। समझौते के तहत भारत को EFTA से 15 वर्ष में $100 अरब के निवेश की प्रतिबद्धता मिली है। इसमें $50 अरब का निवेश 10 वर्ष में और शेष $50 अरब का निवेश इसके अगले 5 वर्षों में होगा। इससे भारत में 10 लाख प्रत्यक्ष रोजगार उत्पन्न होंगे। यह भारत के व्यापार समझौते में अपनी तरह का पहला करार है। इसके बदले में भारत ने इफ्टा देशों से आने वाले कई उत्पादों के लिए अपने बाजार खोल दिए हैं। स्विस घड़ियों, चॉकलेट और तरासे व पॉलिश किए हुए हीरो जैसे कई उत्पादों पर कम या शून्य शुल्क लगाया जाएगा। समझौते में यह भी सुनिश्चित करना है कि समझौते के संबंध में न तो साझेदार देशों के कानूनों का और न ही अंतर्राष्ट्रीय पर्यावरण व श्रम कानूनों का उल्लंघन हो। GST संरचना में ऐतिहासिक सुधार, कर स्लैब 4 से घटाकर 2 किए गए। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने इस वर्ष 79वें स्वतंत्रता दिवस पर राष्ट्र के नाम अपने संबोधन में नागरिकों का जीवन बेहतर बनाने तथा छोटे व्यापारियों, कारोबारियों के साथ साथ सभी के लिए ईज ऑफ बिजनेस का उल्लेख अपने संबोधन में किया था। इनमें GST के स्लैब को 4 से घटाकर 2 करना शामिल था। प्रधानमंत्री की इस घोषणा को 3 सप्ताह के भीतर ही वित्त मंत्री की अध्यक्षता वाली GST काउंसिल ने लागू करने की संस्तुति कर दी। GST काउंसिल की 3 सितंबर 2025 को नई दिल्ली में संपन्न 56वीं बैठक में GST दरों में ऐतिहासिक सुधार करते हुए सभी राज्यों के वित्त मंत्रियों की आम सहमति से GST के 4 स्लैब 5%, 12%, 18% व 28% के स्थान पर 2 ही स्लैब 5% व 18% ही बरकरार रखने की मंजूरी प्रदान की। लग्जरी कारों, तंबाकू, सिगरेट व एटिएटेड ड्रिंक्स जैसे लग्जरी हानिकारक आइटम्स के लिए 40% कर के विशेष स्लैब का भी प्रस्ताव है। इसके अलावा सोने की बिक्री के मामले में विशेष दर 3% है। GST काउंसिल की 3 सितंबर की बैठक में कर स्लैब को 4 से घटाकर 2 करते हुए आम इस्तेमाल की वस्तुएं जैसे बटर, चीज़, घी व अन्य डेयरी उत्पादों, पैक्ड नमकीन, भुजिया व मिक्सचर, बच्चों की नैपकिन्स, क्लिनिकल डायपर्स, सिलाई मशीन, बर्तन, ग्लूकोमीटर, चश्मे, पेंसिल, कटर व विभिन्न प्रकार के नक्शों, चार्ट व ग्लोब आदि को 12% के स्थान पर 5% कर स्लैब के तहत लाया गया। जबकि हेयर ऑयल, शैम्पू, टूथपेस्ट, टूथब्रश, टॉयलेट सोप्स, सेविंग क्रीम्स व थर्मोमीटर्स को 18% के स्थान पर 5% कर के तहत लाया गया। स्वास्थ्य व जीवन बीमा पॉलिसियों के प्रीमियम को 18% कर अभी तक लगता था, इन्हें अब पूर्णतः कर मुक्त यानी 0% किया गया है। रोटी व पराठा पर भी कोई GST अब नहीं लगेगा। जीवन रक्षक दवाओं पर भी GST 12% से घटाकर 0 किया गया है। ऐसी वस्तुएं जिन पर 28% GST अभी तक लगता था पर वह कर घटाते हुए 18% स्लैब के तहत लाया गया है। 1200 सीसी तक पेट्रोल हाइब्रिड LPG CNG कारें, 1500 सीसी तक डीजल हाइब्रिड कारें, 350 सीसी से कम क्षमता वाली मोटरसाइकिलें, तिपहिया वाहन, मालवाहक, 32 इंची के बड़े टीवी, वॉशिंग मशीन व एयर कंडीशनर्स
आदि इसमें शामिल है। बस, ट्रक, एम्बुलेंस व तिपहिया वाहनों पर जीएसटी 28% से घटाकर 18% किया गया। जीएसटी के 12% व 18% के स्लैब अब समाप्त कर दिए गए हैं। करों की सभी प्रस्तावित नई दरें 22 सितंबर 2025 से लागू की गई है। जीएसटी काउंसिल के इस निर्णय से आम इस्तेमाल में आने वाली 175 से अधिक वस्तुएं अब सस्ती होंगी। जीएसटी काउंसिल की 3 सितंबर 2025 को लगभग 10.5 घंटे चली बैठक के पश्चात वित्त मंत्री श्रीमती निर्मला सीतारमण ने पत्रकारों को बताया कि जीएसटी 2.0 के तहत यह सुधार आम आदमी को राहत देने के उद्देश्य से किया गया। उन्होंने बताया कि आम आदमी के दैनिक उपभोग में आने वाली अधिकांश वस्तुओं पर कर घटाया गया है। अवगुण वाली वस्तुओं यथा शराब, तंबाकू आदि पर कर की विशेष दर के बारे में अभी निर्णय नहीं लिया गया है। यह कर 40% से अधिक हो सकता है। जीएसटी सुधारों पर टिप्पणी करते हुए प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि इन सुधारों से भारत की जीवंत अर्थव्यवस्था में 5 नए रत्न जुड़ गए हैं। कर प्रणाली कहीं अधिक सरल हुई है, नागरिकों की जीवन गुणवत्ता और बढ़ेगी, खपत एवं विकास को नया बूस्टर मिलेगा, कारोबार सुगम होगा तथा निवेश और नौकरी को बल मिलेगा। विकसित भारत के लिए संघीय संघवाद मजबूत होगा। प्रधानमंत्री ने कहा कि 21वीं सदी में भारत की प्रगति को सहारा देने के लिए अगली पीढ़ी को के यह सुधार किए गए हैं तथा निरंतर सुधारों के लिए सरकार पूरी तरह से प्रतिबद्ध है। जीएसटी 2.0 के तहत कर की दरों में भारी कटौती से सरकारी खजानों को सालाना औसतन 85,000 करोड़ की क्षति का अनुमान लगाया गया है, जिसकी काफ़ी हद तक भरपाई खपत में वृद्धि से होने का अनुमान है। एक अनुमान में सालाना घरेलू खपत में 1,98,000 करोड़ की वृद्धि अनुमानित की गई है, जिसका जीडीपी पर भी सकारात्मक प्रभाव पड़ेगा। सेमीकॉन इंडिया 2025 स्वदेश निर्मित पहली विक्रम 3201 चिप प्रधानमंत्री को सौंपी गई। भारत के सबसे बड़े सेमीकंडक्टर व इलेक्ट्रॉनिक्स शो सेमीकॉन इंडिया 2025 का आयोजन नई दिल्ली में यशोभूमि में 2 से 4 सितंबर 2025 को हुआ। 48 देशों की 350 से अधिक कंपनियां इस बृहद आयोजन में शामिल थी। इसका उद्देश्य भारत को सेमीकंडक्टर उत्पादन में महाशक्ति बनाना था। इस वर्ष सेमीकॉन इंडिया 2025 का विषय था कि अगली सेमीकंडक्टर महाशक्ति का निर्माण, बिल्डिंग द नेक्स्ट सेमीकंडक्टर पावर हाउस। इसका उद्घाटन प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने किया। अपने उद्घाटन भाषण में प्रधानमंत्री ने कहा कि जहां कोयले और तेल ने 20वीं सदी को आकार दिया, वहीं 21वीं सदी की असली जो ताकत है वो सेमीकंडक्टर में निहित है। ये चिप डिजिटल हीरे हैं। एक समय विश्व अर्थव्यवस्था का भाग्य इससे तय होता था कि कुओं से कितना तेल निकाला जाता है, लेकिन आज असली ताकत छोटी सी चिप में सिमटी है। चिप आकार में भले ही छोटी हो, लेकिन इसमें पूरी दुनिया की प्रगति को गति देने की ताकत है। इंडियन सेमीकंडक्टर मिशन के तहत विभिन्न उद्योगों के सहयोग से आयोजित 3 दिन के इस कार्यक्रम में सेमीकंडक्टर चिप बनाने की फैक्ट्रियों, इस क्षेत्र में नई तकनीक और रिसर्च, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में निवेश के अवसर व राज्य सरकारों की नीतियों आदि पर अलग अलग सत्र आयोजित हुए। भारत को सेमीकंडक्टर डिजाइन व टेक्नोलॉजी विकास का केंद्र बनाने के लिए सेमीकॉन इंडिया का यह चौथा आयोजन था। इससे पहले ऐसे 3 आयोजन 2022 में बेंगलुरु में, 2023 में गांधीनगर में और 24 में ग्रेटर नोएडा में हुआ था। सेमीकॉन इंडिया 2025 के उद्घाटन के अवसर पर देखें तो केंद्रीय इलेक्ट्रॉनिक्स एवं आईटी मंत्री अश्विनी वैष्णव ने भारत में निर्मित पहली 32 बिट माइक्रो प्रोसेसर चिप विक्रम 3201 प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को सौंपी। इसे इसरो की सेमीकंडक्टर प्रयोगशाला चंडीगढ़ के सहयोग से विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र यानी VSSC द्वारा विकसित किया गया है। कुछ वर्षों पहले तक भारत में चिप निर्माण को असंभव माना जाता था, लेकिन अब इस वर्ष से भारत में चिप का कॉमर्शियल निर्माण होने लगेगा। मतलब कार से लेकर फ्रिज, टीवी व अन्य इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों, हेल्थ केयर, डिफेंस व स्पेस में इस्तेमाल होने वाली चिप अब भारत में बनने लगेंगी और कुछ वर्षों में भारत इसका निर्यातक भी बन जाएगा। ज्ञातव्य है अभी चिप के लिए भारत पूरी तरह से आयात पर निर्भर है। विश्व में अभी ताइवान, अमेरिका, चीन, दक्षिण कोरिया, मलेशिया जैसे देश ही चिप का निर्माण करते हैं। भारत का अंतर्राष्ट्रीय समुद्र तल प्राधिकरण ISA से खनन अन्वेषण समझौता। केंद्रीय पृथ्वी विज्ञान और प्रौद्योगिकी राज्य मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह के अनुसार भारत ने हिंद महासागर में पॉलीमेटेलिक सल्फाइड के अन्वेषण के लिए विशेष अधिकार के लिए अंतर्राष्ट्रीय समुद्र तल प्राधिकरण के साथ 15 वर्ष के अनुबंध पर हस्ताक्षर किए हैं। पॉलीमेटेलिक सल्फाइड समुद्री पपड़ी से निकलने वाले गर्म हाइड्रोथर्मल तरल पदार्थों के आसपास बनते हैं तथा इसमें तांबा, जस्ता, सोना और चांदी जैसे धातुओं की उच्च सांद्रता होती है, जो स्वच्छ ऊर्जा प्रौद्योगिकी, इलेक्ट्रॉनिक्स और अन्य उच्च तकनीकी अनुप्रयोगों के लिए आवश्यक है। विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्री जितेंद्र सिंह ने कहा कि इन समझौते से देश की समुद्री और खनिज अन्वेषण क्षमताओं को बढ़ाने में मदद मिलेगी। उन्होंने बताया
कि भारत पॉलीमेटेलिक सल्फाइड के लिए ISA से 2 अनुबंध प्राप्त करने वाला पहला देश है। इसके साथ पहले हुए एक समझौते के मध्य और दक्षिण पश्चिम भारतीय रिज शामिल थे, जबकि नया हस्ताक्षरित 15 वर्षीय अनुबंध हिंद महासागर में कार्ल्सबर्ग रिज के 10,000 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में पॉलीमेटेलिक सल्फाइड की खोज के लिए विशेष अधिकार प्रदान करता है। पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय के एक साझा बयान में कहा है कि देश के पास अब इन गहरे समुद्र के खनिज भंडारों के लिए ISA द्वारा आवंटित सबसे बड़ा अन्वेषण क्षेत्र है। कुछ योजना के बारे में देखें तो रेहड़ी पटरी वालों के लिए प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना का पुनर्गठन एवं विस्तार किया गया। कोविड-19 महामारी के दौरान अभूतपूर्व कठिनाइयों का सामना करने वाले रेहड़ी पटरी वालों की सहायता व उनके परिजनों के समग्र कल्याण के लिए प्रधानमंत्री स्ट्रीट वेंडर आत्मनिर्भर निधि, ठीक है, जिसको PM स्वनिधि कहा जाता है, योजना की शुरुआत 1 जून 2020 से की गई थी। छोटे व्यापारी व रेहड़ी पटरी वालों को कारोबार के लिए 10,000 तक का ऋण 1 वर्ष के लिए इस योजना के तहत उपलब्ध कराया जाता था। यह योजना मूलतः 31 दिसंबर 2024 तक के लिए लॉन्च की गई थी। आवास एवं शहरी मंत्रालय व वित्तीय सेवा विभाग DFS के संयुक्त तत्वाधान में संचालित इस योजना के पुनर्गठन एवं विस्तार को मंजूरी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल की 27 अगस्त 2025 की बैठक में दी गई है। पुनर्गठित योजना के तहत ऋण अवधि 31 मार्च 2030 तक बढ़ा दी गई है। साथ ही ऋण की पहली व दूसरी किस्त के तहत दी जाने वाली ऋण राशि में भी वृद्धि की गई है। पुनर्गठित योजना के तहत लाभार्थियों को दी जाने वाली ऋण की पहली किस्त 10,000 से बढ़ाकर 15,000 तथा दूसरी किस्त के तहत ऋण राशि 20,000 से बढ़ाकर 25,000 की गई है। तीसरी किस्त पूर्ववत 50,000 ही रखी गई है। दूसरी किस्त चुकाने वाले लाभार्थियों के लिए UPI लिंक्ड रुपे कार्ड का प्रावधान भी पुनर्गठित योजना में किया गया है। योजना का दायरा भी चरणबद्ध तरीके से अर्ध शहरी क्षेत्र में बढ़ाया गया है। ठीक है, एक योजना है प्रधानमंत्री किसान मानधन योजना, इसके 6 वर्ष पूरे हुए हैं। ठीक है, इसके बारे में थोड़ा सा पढ़ लेते हैं, देखते हैं कि लिखा है कि भूमि धारक छोटे व सीमांत किसानों को सामाजिक सुरक्षा प्रदान करने के लिए सितंबर 2019 में यह शुरू किया गया था। प्रधानमंत्री किसान मानधन योजना 12 सितंबर 2019 से शुरू की गई थी। इस योजना के 6 वर्ष 12 सितंबर 2025 को पूरे हो गए। ठीक है, यह योजना एक स्वैच्छिक व अंशदायी वृद्धावस्था पेंशन योजना है, जिसके तहत पात्र व छोटे सीमांत किसानों को 60 वर्ष की आयु प्राप्त करने के पश्चात 3,000 प्रति माह पेंशन दी जाती है। ठीक है, फिर देखें तो प्रधानमंत्री जनधन योजना के 11 वर्ष पूरे हुए हैं। तो इसे देखें तो प्रधानमंत्री जनधन योजना प्रत्यक्ष लाभ हस्तांतरण DBT का उपयोग करके विभिन्न योजनाओं के लाभ प्रदान करने, ऋण सुविधाएं, सामाजिक सुरक्षा प्रदान करने तथा बचत एवं निवेश बढ़ाने में प्रमुख माध्यम से हो रही है। ठीक है, H1B वीजा के लिए $1,00,000 मूल्य अमेरिका द्वारा निर्धारित किया गया। भारतीय विशेषज्ञों का अमेरिका प्रवास अब होगा महंगा। अमेरिका द्वारा भारतीय आयातों पर 50% शुल्क 22 सितंबर 2025 से आरोपित करने से उपजे संकट से भारत का उद्योग जगत, विशेषतर निर्यातक, अभी जूझ ही रहे थे कि अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने 19 सितंबर को एक और ऐसा आदेश जारी किया है जिससे अमेरिका में कार्य करने वाले पेशेवरों का प्रवास अब काफी मुश्किल हो जाएगा। ताज़ा निर्देशों के तहत देखें तो H1B वीजा के लिए $1,00,000 यानी कि लगभग 88 लाख प्रति वर्ष शुल्क आरोपित किया गया है। नया शुल्क 21 सितंबर की रात्रि से ही लागू किया गया है। H1B वीजा देखें तो इसके लिए औसतन 5 से 6 लाख शुल्क ही इससे पूर्व देना होता था तथा इसका नवीनीकरण 3 वर्ष के बाद होता था। इस प्रकार 6 वर्ष के लिए 10 से 12 लाख ही खर्च आता था, जो पेशेवरों को नियुक्त करने वाली अमेरिकी कंपनियों द्वारा ही वहन किया जाता था। अब यह शुल्क $1,00,000 प्रति वर्ष के करने से 6 वर्ष के लिए कंपनियों को $6,00,000 यानी लगभग 528 लाख खर्च करने होंगे। इससे अमेरिकी कंपनियां दूसरे देशों के पेशेवरों को नियुक्ति प्रदान करना ही नहीं चाहेंगी तथा केवल ऐसे ही कर्मचारियों के लिए इतनी राशि खर्च करना चाहेंगे जिनका तकनीकी कौशल उनके लिए अति आवश्यक होगा। अमेरिका के इस नए फैसले का अधिक असर भारत के IT पेशेवरों के साथ साथ IT कंपनियों पर भी पड़ेगा। अमेरिका द्वारा प्रति वर्ष 85,000 H1B वीजा लॉटरी द्वारा आवंटित किए जाते हैं तथा इसे प्राप्त करने वालों में सबसे ज्यादा भारतीय पेशेवर ही होते हैं। सरकारी आंकड़ों के अनुसार पिछले वर्ष ऐसा वीजा प्राप्त करने वालों में 71% भारतीय व दूसरे स्थान पर 11.7% चीनी थे। वीजा शुल्क के मामले में अमेरिका के नए निर्देशों से भारतीय पेशेवरों, विशेषतः IT विशेषज्ञों का अमेरिका प्रवास सीमित हो जाएगा। विशेषज्ञों का मानना है कि वीजा के मामलों में इतनी सख्ती का अमेरिकी कंपनियों पर भी प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा। भारत से वहां जाकर काम करने वाले पेशेवरों का
अमेरिका की कंपनियों के विकास में बड़ा योगदान रहता है। वहाँ की अनेक प्रौद्योगिकी कंपनियों ने राष्ट्रपति ट्रंप के इस फैसले के प्रति रोष व्यक्त किया है, क्योंकि उन्हें अब भारतीय विशेषज्ञों की सेवाएं लेने के लिए भारी लागत वहन करनी होगी। इस मामले में अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप का कहना है कि H-1B वीजा कार्यक्रम अमेरिका में अस्थायी श्रमिकों को लाने के उद्देश्य से बनाया गया था, ताकि वे अतिरिक्त और उच्च कौशल वाले काम कर सके, लेकिन जानबूझकर इसका इस्तेमाल अमेरिकी श्रमिकों की जगह कम वेतन वाले और कम कुशल श्रमिकों को काम पर लगाने के लिए किया गया है। H-1B वीजा कार्यक्रम के दुरुपयोग को राष्ट्र की सुरक्षा के लिए खतरा बताते हुए इस व्यवस्था का इस्तेमाल करने वाली कंपनियों पर उच्च शुल्क लगाने को आवश्यक उन्होंने बताया।